धर्म एक ही है तो सर्व कैसे हो गया? चलो अगर इसका शब्द नया दे दें सर्वपंथ संभाव, तो सर्वपंथ संभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी किताबें अलग अलग हैं, सबकी फिलॉसफी अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। हम कहते हैं यम नियम का पालन करो, अष्टांग नियम का पालन करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, सारा कुछ करो, तो फिर क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष प्राप्ति में क्या मिलेगा? जोर से बताइए। कुछ नहीं। जो आज ये कुर्ता पैजामा गाड़ी बंगला है ये भी खत्म, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कुछ करो चाहे ना करो, एक काम आके कर लो। कहीं जाना होता है, नाम नहीं बताऊंगा कहां जाना होता है, और जिंदगी में एक बार आ जाओ जन्नत मिलेगी। इधर कुछ व्यवस्था हो, चाहे इधर तुम गरीब हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे प्रदूषण हो, उधर बहुत बढ़िया अच्छी नदी है, दूध है, सब कुछ है, फल है, सब कुछ व्यवस्था है। फिर दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं? इधर हम कह रहे हैं सारा आंखों पर नियंत्रण रखो, कान पर नियंत्रण रखो, अष्टांग योग करो, यम नियम पालन करो, बाद में क्या होगा? मोक्ष मिल जाएगा। जो है, जो मर्सिडीज है, जो गाड़ी बंगला है, सब खत्म, फैक्ट्री सब खत्म, अगली बार जन्म ही नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं इधर कुछ भी करो, एक बार उधर आ जाओ, ऊपर बढ़िया, इधर 2 3 4 लो, उधर 72 लो, इधर वाली काली हो, कलूटी हो, कैसी हो, उधर वाली एकदम। फिर ये सोच कैसे एक हो सकती है? महाराजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान का विभाजन होगा, वो पंजाब का विभाजन होगा, लेकिन हुआ। पंजाब के 2 टुकड़े हुए। अच्छा ये बताइए, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब भारत का हिस्सा बना, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। आखिर क्या कारण था? ईस्ट पंजाब जो भारत में है, वहां आज भी सिख और हिंदू मिला के 80% है, और जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बना, वहां 0 हो गए। क्यों? अगर वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, तो जितने हिंदू हमारे वाले पंजाब में होने चाहिए, उतने हिंदू पाकिस्तान वाले पंजाब में होने चाहिए। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि कश्मीर बटेगा, कश्मीर कटेगा, कश्मीर में नरसंहार होगा। हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बताइए जरा। हुआ। राजा शशांक ने नहीं सोचा था बंगाल बटेगा, 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अच्छा, जब वेद पुराण बाइबल कुरान सब एक समान है, तो 2 बंगाल बना, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश। हमारे वाले वेस्ट बंगाल में आज भी 70% हिंदू हैं, तो वहां वाले में भी 70 होना चाहिए था। है क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं, लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, जज कहते हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, जज कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब एक समान है। वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान। पढ़ा न वेद पुराण पढ़ा, न बाइबल कुरान पढ़ा नहीं, लेकिन कह रहे हैं सब एक समान। न गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजा, न मदरसे में अपने बच्चों को भेजा, न खुद कभी गुरुकुल गए, न खुद कभी मदरसा गए, लेकिन कह रहे हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। आज बड़ी खुशी की बात है कि 2 माननीय रिटायर्ड जज यहां बैठे हुए। भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। यह गलत इंटरप्रिटेशन के कारण मदरसे शुरू हुए भारत में। मानिए जैसा आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 30 में तो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। आप मुझे बताइए, मदरसे में मजहब प्रमोट होता है या मानवता प्रमोट होती है? जोर से बोलिए जरा। और आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 क्या कहता है? सरकार के द्वारा फंडेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी। मदरसे में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता है, या मजहबी तालीम होती? जोर से बोलिए जरा। एक तीसरा आर्गुमेंट आएगा। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर यही हुआ। वहां लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, रिलीजियस एजुकेशन नहीं, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। जो माइनॉरिटी है वो ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है जो प्रियम्बल का गोल है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसको प्रमोट करे। माइनॉरिटी को जो अधिकार दिया आर्टिकल 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, वो कैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? वो 10वीं का स्कूल खोले, 12वीं का स्कूल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, लॉ कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, बीएड कॉलेज खोले। नहीं, लेकिन जानते हैं इसके बावजूद भारत में मदरसा बोर्ड चल रहा है, मदरसा मंत्रालय चल रहा है, मदरसे के टीचर्स की सैलरी हमारे आपके पैसे से दिया जा रहा है, और मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही हैं, मदरसे की डिग्रियां लोग सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। भारत में यहाँ पे सब बुद्धिजीवी बैठे हैं,
मैं पूछता हूं, अगर सारे पंथ एक समान हैं तो इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी, आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागना पड़ा? वो वहीं रहते आराम से। ये मिल्खा सिंह को, खुशवंत सिंह को, यश चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, सुनील दत्त को, देवानंद को, गुलजार को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागना पड़ा? आराम से वहीं रहते। कब तक हम हम गलत धारणा में बने रहेंगे कि सारे स्कूल एक समान होते हैं, सारे जो है मजहब एक समान होते हैं, सारे रिलीजन एक समान होते हैं। देखते ही देखते गंधार कंधार बन गया, कुंभा काबुल बन गया, पर्शिया ईरान बन गया, के पेशावर बन गया, बालिक बल्क बन गया, कंबोज बदख्शा बन गया, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, और हम कह रहे हैं सारे एक समान है। यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, काबुल अशांत है, कंधार अशांत है, जलालाबाद अशांत है, हेरात अशांत है, फतह अशांत, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं सब एक समान। एक आपको इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूं, अंग्रेजों ने जनगणना शुरू किया था 1881 में, और वो जनगणना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबकी होती थी। जो 1931 की जनगणना हुई सर, उस समय सिंध वाले हैदराबाद में 70% हिंदू थे, सिंध के लड़काना में 65% हिंदू थे। सिंध एक प्रदेश था, वहां 4 जिले थे, उन सभी 4 जिलों में मिनिमम हिंदू 50% थे। क्या 70% के हिंदुओं ने सोचा था कि 15-16 साल के बाद मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं। भागे कि नहीं भागे? भागे। अब बात यह है कि समाधान क्या है। सबसे पहला समाधान यह है, जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो फिर मजहब के आधार पर नियम, कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन, वजीफा, स्कूल, कॉलेज क्यों? ये चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? जोर से बताइए जरा। चलना चाहिए। समाधान क्या है? जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों? जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल क्यों? पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा व्यवस्था सर्वोत्तम थी, हमारी चिकित्सा व्यवस्था सर्वोत्तम थी, हमारी न्याय व्यवस्था सर्वोत्तम थी। फिर गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की न्याय व्यवस्था क्यों? दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट जस्टिस सिस्टम कहां आया? भारत में। यही आपके रानी अहिल्याबाई होलकर का जस्टिस सिस्टम, जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, थर्ड कैटेगरी जस्टिस विद इन वीक, और फोर्थ कैटेगरी जस्टिस विद इन मंथ। कोई राजा विक्रमादित्य हो, रानी अहिल्याबाई होलकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, कोई मुकदमा महीने से ज्यादा चला ही नहीं। आज की डेट में कोई मुकदमा 10 साल से कम में खत्म नहीं हो रहा। कौन ठीक करेगा? जब सब लोग आवाज उठाएंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत में जितनी समस्याएं, इसका समस्याओं का सबसे मूल कारण क्या है? न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। आपके यही भोपाल में एक मछली नाम का परिवार 200 करोड़ का कारोबार करता है, पूरे एमपी में ड्रग सप्लाई करता है, बिना नेताओं के, नौकरशाहों की मदद से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और ऐसा कोई कानून नहीं है जो मछली परिवार की 100% संपत्ति जब्त करा दे, मछली परिवार की नागरिकता खत्म करा दे और मछली परिवार को आजीवन कारावास, फांसी दिलवा दे। है ही नहीं। जब होगा नहीं तो भाई बिन होए न प्रीत। आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर 1 किलो गांजा फांसी। सिंगापुर में एक व्यक्ति 1 किलो गांजा लेके गया था, फांसी उठा के दे दिया। दोबारा किसी हिम्मत है सिंगापुर में गांजा लेके घूमने की? और यहां होम डिलीवरी हो रही है गांजा की, होम डिलीवरी हो रही है चरस की। बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं पिज्जा, पिज्जा के नाम, पिज्जा के साथ साथ गांजा आ रहा है, घर में आ रहा है। कम से कम 20 वेबसाइट बनी है जहां समोसे के साथ, पिज्जा के साथ, बर्गर के साथ कोकीन, अफीम, चरस घर पर डिलीवरी हो रही है। क्यों? हमने कानून का खौफ पैदा ही नहीं किया। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक समस्याएं नहीं सुलझेंगी। इसलिए मैं काफ़ी देर बोल दिया, समय की सीमा का मैंने अतिक्रमण कर दिया है। अपनी बात खत्म करने के पहले मैं कुछ समाधान बता के जाता हूं, क्योंकि समस्या पे चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती। एक बात और याद रखिए, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी गड़बड़ हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। ऐसे शासक बहुत अच्छा हो, आपका नियम कानून घटिया हो, पुलिस व्यवस्था घटिया हो, प्रशासनिक व्यवस्था घटिया हो, न्यायिक व्यवस्था एकदम धीमी पड़ चुकी हो, तो देश सुरक्षित नहीं होता। भारत के लोग दुबई पलायन कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? 50 साल पहले जो बंजर था वहां भारत के लोग पलायन कर रहे हैं। भारत के लोग सिंगापुर पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग अमेरिका पलायन कर रहे हैं।
जहां कोई 50 साल पहले बंजर था, कोई 70 साल पहले बंजर था, कोई 100 साल पहले बंजर था। लोग राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, महावीर की भूमि छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जिसको मौका मिल रहा है अपने बच्चों को वहां सेटल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भारत सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्यों नहीं है? हमने नियम कानूनों को बदला नहीं। भारत को बदलना है तो सबसे पहले ये मजहब के आधार पर नियम कानून आयोग मंत्रालय चल रहा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। भारत को ठीक करना है। यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। भारत को ठीक करना है। सबसे पहले झूठ को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में झूठ जघन्य अपराध है। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, उससे पूछा तूने रेकी किया? बोले हाँ किया। क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 साल है। बोला हाँ रेकी किया। और आज तक मुझे समझ में नहीं आया आर्टिकल 20 की व्याख्या कैसे हो रही है। आर्टिकल 20 में एक बार ये लिखा हुआ है कि हाँ किसी को आप उसके अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वो क्यों आया था? इसलिए आया था कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस वाले लाठी मार मार के अपना गुनाह कबूलवाते थे। उसमें थोड़ी लिखा है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून मत बनाना। आर्टिकल 20 में थोड़ी लिखा हुआ है कि नहीं अब टेक्नोलॉजी का मत उपयोग करना। अच्छा संयोग देखिए, अपना डाटा सुरक्षित रहे, हमारा मोबाइल फोन कोई हैक न कर ले, उसके लिए अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं। लेकिन देश सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, इसके लिए अमेरिका सिंगापुर का कानून नहीं लेते। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। भारत को सुरक्षित बनाना है तो भारत में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना पड़ेगा। ये जो राइट टू एजुकेशन, इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है, इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदलना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लैंड जिहाद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है ब्रह्मचारी जी, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो फिर क्या हो रहा है? ना पुलिस एनएसए लगा रही है, और पुलिस एनएसए लगा भी देगी तो कोर्ट फटकार लगाएगी पुलिस को, तूने कैसे लगा दिया एनएसए? कानून में तो लिखा ही नहीं है। कानून हमारे पास है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लफ्ज़ अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। ये धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? हमें सबसे पहले धर्मांतरण, घुसपैठ, इसको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, अनलॉफुल एक्टिविटी करना पड़ेगा। भारत में चाहे वो छांगुर जलालुद्दीन हो, चाहे ये मछली परिवार हो, ऐसे लोगों की फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। ये 2010 में एफसीआरए जो बना था, इसको खत्म करके एक बार हमें कम से कम 5 साल के लिए कंप्लीट विदेशी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। छांगुर जलालुद्दीन जो पकड़ा गया यूपी में, 40 एनजीओ हैं उसके पास, 40 एनजीओ में 500 करोड़ आया इस एफसीआरए के जरिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत टूटा, और एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो भारत टूटा। जैसे अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए थे, ऐसे कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 50 से ज्यादा घटिया कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया था। और उसी में एक कानून है ये 2010 का एफसीआरए। भारत में अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, उन्मादियों सबकी फंडिंग ब्लैक मनी से हो रही है, और ब्लैक मनी रुक नहीं रही है। कल भी एक विधायक के यहाँ 60 करोड़ पकड़ा गया है, इसके पिछले महीने 300 करोड़ पकड़ा गया था। क्यों चल रहा है मामला? हमारा कानून घटिया है, सजा नहीं हो रही है। भारत में जितने भी, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे लफ्ज़ जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे घुसपैठ, सबकी फंडिंग एफसीआरए विदेशों से हो रही है, अंदर से हवाला के जरिए हो रही है। और ये क्यों चल रहा है? हमारा कानून, दुनिया के कई देशों में हवाला जघन्य अपराध है, फांसी देते हैं और फांसी देने के बाद नागरिकता खत्म कर देते हैं। आप लोग गूगल करना, चीन के भूतपूर्व कानून मंत्री को फांसी हुई है। आप लोग गूगल करना, चीन के एक ठेकेदार को फांसी हुई है क्योंकि उसने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था, 2 लाख युआन लिया था, सीधे फांसी उठा के दे दिया। भारत को सुरक्षित बनाना है, भारत को आदर्श बनाना है, भारत को महान बनाना है, तो हमें भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। तो उसके लिए हमें बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट भी बदलना पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान। हरियाणा में पिछले हफ्ते एक बच्चे ने अपनी माँ का पेट फाड़ के उसको मार डाला क्योंकि वो नशे के लिए पैसा नहीं दे रही थी। उत्तर प्रदेश में एक नशेड़ी ने अपने पिता की हत्या कर दिया। अभी एक मध्य प्रदेश में एक नशेड़ी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। बिहार में एक नशेड़ी ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दिया, छोटा भाई उसको बार बार समझाता था। हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। किसी देश को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसके यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दो। पंजाब में धर्मांतरण करा दिया, पूरा नशा दे दे के नशेड़ी बना बना के, आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, पूरी तरीके से सड़ चुकी है। एक तो कानून घटिया और ऊपर से मुकदमा 20 साल, 30 साल, 40 साल।
मैं कहता हूं मानवाधिकार मानव का होना चाहिए, दानव का नहीं। ये ड्रग स्मगलर दानव हैं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके सीधे फांसी पे इनको चढ़ाना चाहिए। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, गवाहों के बयान कराएंगे, फिर ये कभी ड्रग स्मगलिंग रुकेगी नहीं। कानून बना था 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट। करोड़ों लोग भारत के नागरिक बन गए फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के। आज तक किसी आतंकवादी की भी नागरिकता खत्म नहीं हुई। जब फिर किस बात का भैया? नागरिकता मिल रही है सबको, जा किसी की नहीं रही है। इसका मतलब क्या? कानून घटिया है। अगर वास्तव में देश को बचाना है, अंग्रेजों ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के पूरे देश में सिविल लाइन बनाई थी, मिशनरीज को करीब 40 लाख एकड़ जमीन दे दिया था 1894 वाले कानून से। उन सब की 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको जमीनें ली नहीं जा रही हैं। और जानते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज मजबूत कैसे हो रही हैं? पूरे देश भर में जितनी सिविल लाइन है उसमें 50% जमीन चर्च ऑफ मिशनरीज की है। किस कानून के अंतर्गत हुआ? ये 1894 वाले लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत हुआ। और 99 साल की लीज सबकी पूरी हो चुकी है। चाहे मुझे नहीं पता भोपाल में सिविल लाइन है कि नहीं है, लेकिन दिल्ली में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है, पटना में है, बाकी पूरे देश में है। अब उनकी 99 साल की लीज पूरी हो गई स्वामी जी। अब उनको लगता है क्या पता कोई सरकार आए जमीन वापस ले ले, तो वो सिविल लाइन की जमीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन बड़ी महंगी बिकती है, 5 बिस्वा बेच दिया, 10 करोड़ मिल गया। अब उस शहर से बाहर 20 किलोमीटर दूर जाके बढ़िया वहां पे 10 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो उनका पूरा सिस्टम सेल्फ फाइनेंस्ड हो गया। भारत में सिविल लाइन की जमीन बेच बेच के वो भारत में पूरा स्कूल और कॉलेज का मकड़जाल बना रहे हैं। ब्रह्मचारी जी को नया अगर महर्षि विद्या मंदिर खोलना है तो कम से कम 100-200 भक्त इकट्ठा करना पड़ेगा, उनसे चंदा लेना पड़ेगा। और वहीं अगर चर्च ऑफ मिशनरीज को अपना स्कूल कॉलेज बनाना है तो कुछ नहीं करना, सिविल लाइन की जमीन की प्लॉटिंग करना और बाहर जाके खरीद लेना। एफसीआरए वाला फंडिंग वैसे ही आ रही है। ये एक बड़ी समस्या बनी है। भारत में जो ड्रग का कारोबार चल रहा है ये बहुत गड़बड़ है। अंत में एक आंकड़ा आपको बता दूं, भारत में 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। लेटेस्ट आंकड़ा, गृह मंत्रालय का आंकड़ा जो पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया है। और इस 5 लाख में से लगभग 1.5 लाख वापस मिल रही है, रिकवर हो रही है। ये 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। 3.5 लाख फिर भी गायब। साल में दिन कितने होते? 365। इसका मतलब पर डे 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार हमारी पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था है। इसके लिए जिम्मेदार हमारे घटिया कानून है जिन्हें आज तक बदला नहीं गया। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने पूरे देश के आंकड़े दिए हैं। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आके बैठे हुए हैं। और हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऐसा गड़बड़ है कि जो यहां बच्चा पैदा होगा वो नागरिक बन जाएगा। यानी घुसपैठिए तो विदेशी हैं, लेकिन घुसपैठियों के जो बच्चे यहां पैदा हो रहे हैं वो भारत के नागरिक बनते जाएंगे। हमारा भविष्य इतना सुरक्षित नहीं जितना हमें दिख रहा है। समाधान है पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। रिफॉर्म करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। आपने मुझे बुलाया ब्रह्मचारी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। आपने सबने मुझे धैर्य से सुना, सामने सबने सुना, मैं प्रणाम करता हूं।